Assalamu alaikum. My name is Haifa Asif and I am a student of MPhil Economics at Superior University. In today's lecture, we are going to study about a statistical app which is the name of SPSS. SPSS stands for Statistical Package for the Social Sciences. इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, आपको ये इसके नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि स्टैटिस्टिकल पैकेज मींस के इसमें सारी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो हमारी सोशल साइंसेस में हमें हेल्प करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड. You know that analysis of the data is very much important thing क्योंकि हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो उसी एनालिसिस के ऊपर बेस कर रहे होंगे, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशन है नहीं है, या अगर उनकी जो भी वैल्यूज हैं वो उसका मीनिंग क्या है. So SPSS is a software that is widely used as a statistical analytic tool. ठीक है, ये analytic tool है in the field of the social science. It is comprehensive and flexible statistical analysis एंड डाटा मैनेजमेंट टूल. अब आप ये देख सकते हैं कि SPSS की जो कंप्लीट डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन है इसमें एनालिटिक या एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है इफ इट इज के हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल वेस्टफुल थिंग है, क्योंकि इट इज जस्ट अ नंबर गेम. ठीक है, अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो ये सिंपल नंबर्स लिखे हुए 1511. अब हमें नहीं पता कि इन नंबर्स का मीनिंग क्या है. इन नंबर्स के मीनिंग के लिए हम अपना SPSS का टूल अप्लाई करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करते जाएंगे और हमारे रिजल्ट्स जो हैं आते जाएंगे और हम उससे अपनी डाटा की इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे. जब आप स्टैटिस्टिकल ऐप SPSS ओपन करते हैं तो उसका एक ऐसा ब्लैंक पेज होता है. ठीक है, इसके डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, नेम होगा, टाइप होगा, विड्थ होगी. इसमें वी हैव टू एंटर आवर डाटा. सबसे पहले हमारी ऑप्शन होती है, हम अपना डेमोग्राफिक डाटा भी एंटर कर सकते हैं या फिर हम अपना कोई भी मीन्स के वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी डाटा एंटर कर सकते हैं. सो इट इज के अब डेमोग्राफिक डाटा हमारा क्या होता है. डेमोग्राफिक डाटा इज के डेमोग्राफिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस, एथनिसिटी, जेंडर, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल एंड मैरिटल स्टेटस are all the typical examples of the demographics that are used in surveys. ठीक है, ये हमारे डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लाइक अगर हमने किसी कोई स्टूडेंट्स रिलेटेड हमने कोई भी लाइक कोविड-19 के अगर हमने इफेक्ट्स देखने थे कि हमारी स्टूडेंट्स एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, तो हमारी अब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी. डेफिनेटली स्टूडेंट मेल है या फीमेल है तो वो उसका जेंडर आ गया. देन व्हाट इज द एज ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, whether the student is married or unmarried, उसका profession, occupation. These are all the demographic analysis that we do. So it is that अब हम इस demographics को अपने SPSS में enter कैसे करते हैं. Like it is कि हम first column में we'll write age. ठीक है, वी एज वी राइट द नेम ऑफ द डेमोग्राफिक एनालिसिस. आप ये देखें, ये आगे ये हमारी सारी डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद इन सब कॉलम्स में आ गई कि ये टाइप न्यूमेरिक है, डेफिनेटली एज नंबर्स में होती है, ये विड्थ ऑफ द कॉलम है, देन इट इज द डेसिमल प्लेसेस के कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर हमारा, लाइक अगर हम 1 या 2 लिखते हैं तो वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक वो देगा. देन इट इज लेबल. लेबल मीन्स के हमारे डेमो
ग्राफिक की जो डिस्क्रिप्शन है वो लेबल में आ जाती है। देन कम्स द वैल्यूज। वैल्यूज का कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये हमारी वैल्यूज गलत हो जाएं तो हमारा पूरा डाटा एनालिसिस गलत हो जाएगा। सो हाउ डू वी फिल इट? लाइक इट इज वैल्यू में हम लिखते हैं 1। हमारा लेबल क्या है 1 का, कि एज जो है स्टूडेंट्स की क्या है, 8 18 टिल 20 ईयर्स के स्टूडेंट, और हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर हमारा सेकंड वैल्यू क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स की एज क्या है, 21 से 23 तक। सो दिस वुड बी एडेड ओवर हियर, और फिर हम ओके कर देते हैं। सो इट इज के अब हमारे वैल्यूज के कॉलम में वही डिस्क्रिप्शन आ रही है जो हमने एंटर किया था। एंड देन वी कम टू द मेजर कॉलम। हमारा जो एजेस या डेमोग्राफिक्स होते हैं वो हमेशा नॉमिनल मेजर्स होते हैं। सो it is that we can add other demographics as well in the same way, like income level. Now one more thing that you have to take care while entering the demographics is कि हम जब भी जो भी डेमोग्राफिक अपना लिखेंगे उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। लाइक सपोजिटली अगर मैं यहाँ पर इनकम लेवल आई राइट विद द स्पेस, अगर मैं इस तरह लिखूंगी तो वो उसको एरर देगा कि इसमें कोई इलीगल कैरेक्टर है, एंड दिस इलीगल कैरेक्टर वाज द स्पेस। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जब भी कोई भी डेमोग्राफिक या कोई भी डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड अप करनी है उसमें आपका स्पेस नहीं होनी चाहिए। I have prepared this page for your reference so that we can save the time. Like there is age, education, size of the business, life of the business. आप ये देख सकते हो मैंने इनमें किसी में भी space नहीं दी हुई। And over here in the values, I have written all of them. Like my value number 1 was 24 to 30, 2 was 31 to 38, 3 was 39 to 45, and the fourth one was 46 plus. So it is okay. Then it is that for the education as well, for number 1 I have entered in the same way primary, मेरी value 1 थी, label मेरा primary था। सेकेंड में वैल्यू मेरी 2 हो गई और लेबल मेरा मिडल हो गया। सो इट इज दैट मैंने जितने भी मेरे उसमें एजुकेशन के लेवल्स थे मेरे डाटा में, मेरे सर्वे क्वेश्चनेयर में, आई हैव की इन द क्वेश्चंस इन इट। ठीक है, ये जो हम ये क्वेश्चंस लिखते हैं, हम जो अपना सर्वे क्वेश्चनेयर इस SPSS की शीट पे एंटर करते हैं, इसको हम कहते हैं की इन क्वेश्चंस। क्लियर? हम लोग जो ये क्वेश्चनेयर के सर्वे क्वेश्चनेयर के पूरा डाटा इसमें एंटर करते हैं इन द SPSS शीट, इट इज नोन एज की इन क्वेश्चंस। देन कम्स द साइज ऑफ द बिजनेस। तो साइज ऑफ द बिजनेस भी इसी तरह मेरे पास वैल्यू 1 थी, लेबर स्मॉल था, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जैसे मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया, तो मेरा यहाँ पर स्मॉल आ गया। इसी तरह नंबर 2 पे मीडियम और लार्ज था। First of all, I have entered my demographic features. ठीक है, it was all the measures with the nominal. Then I have added in the sequence wise my independent variables and the dependent variables. ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक पूरी शीट अपनी इसी तरह से प्रिपेयर की है, in which I have added all the independent and the dependent variables. Over here you can see that FL1 means FL मेरा जो variable था वो था financial literacy, 1 means the item number 1, और वो मेरा item number 1 क्या था जो मेरा questionnaire में enter हुआ था? It was that I manage my cost and revenues रेगुलरली। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, मीन्स के लेबल में हमने अपने क्वेश्चंस को एंटर करना होता है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी आइटम नंबर 1 मेरा था, आई मैनेज माय कॉस्ट एंड रेवेन्यूज रेगुलरली, मैंने वो लेबल में लिख लिया। अगर हम ये लेबल ना भी लिखें तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके बगैर भी हमारा डाटा एनालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर हम लिख लेते हैं तो हमें
ये हेल्प आउट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा फर्स्ट आइटम क्या था, सेकंड आइटम क्या था, एंड सो ऑन। इसी तरह से वैल्यूज में वैल्यू नंबर वन, द लेबल वॉज स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है, ये जो मेरा स्केल है ये मैंने वो एंटर किया है। दिस इज माई स्केल के व्हाट डज वन मीन, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। टू मीन्स डिसएग्री, 3 means neutral, 4 means agree, and 5 means strongly agree. And then I have put OK. ठीक है, I'll tell you again कि हम ये वैल्यूज कैसे एंटर करते हैं। लाइक इट इज के अगर मुझे ये इस शीट पे वैल्यूज एंटर करनी है तो वैल्यू नंबर वन, मेरा लेबल है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी तो मेरा वही आ जाएगा। सेकंड है डिसएग्री, सो इट वुड बी डिसएग्री और मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्केल जो हमारा, हमने लिकर्ट का स्केल मोस्टली हम अपने पेपर्स में सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे वो स्केल के हमारे सारे वैल्यूज हैं। लाइक नंबर वन वॉज स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, टू वॉज डिसएग्री, 3 एग्री था, 4 हमारा 3 न्यूट्रल था, सॉरी 4 एग्री था, और 5 जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री था। और इसका मेजर जो है वो स्केल होगा, क्योंकि डेफिनेटली यू कैन सी कि ये सारी हमारी स्केल की मेजरमेंट्स हैं, तो इसलिए हमारा ये मेजर स्केल होगा। इस पूरी शीट में जो हम वेरिएबल व्यू जिसका नेम है, ठीक है, इट इज लेबल्ड एज वेरिएबल व्यू। In this, the entering of these names, these independent and dependent variables is very much important because you know that as we enter the name, तो उसकी टाइप, विड्थ, ये सब वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एज आई टोल्ड यू, लेबल इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन वैल्यूज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाई आर द वैल्यूज इम्पॉर्टेंट? वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन द डाटा व्यू यू कैन सी कि यहाँ पर टॉप पे हमारे वही नेम्स आ गए जो हमने वेरिएबल व्यू में एज इट इज लिखे थे। ठीक है, वेरिएबल व्यू में हमने वर्टिकली लिखे थे, डाटा व्यू में वो हॉरिजॉन्टली शो होना शुरू हो गए। और हर एक के नीचे हमारा जो भी सर्वे क्वेश्चनेयर में हमने ऑप्शंस सेलेक्ट की हुई थी, लाइक वन ऑप्शन फॉर माय एज वाज 24 to 30, तो इफ आई राइट वन, तो इट मीन्स 24 to 30 over here. Then was the education, size of the business, life of the business. ये हमारी सारी वही वैल्यूज आ रही हैं जो हमने वहां पर अपने वेरिएबल व्यू में अपने वैल्यूज में एंटर किया था। सो इट इज दैट इफ वी राइट दीज वैल्यूज रॉन्ग, अगर हमारी ये वैल्यूज गलत हो जाएंगी तो डेफिनेटली फिर हमारा डाटा व्यू भी सारा गलत हो जाएगा। Now it is that how do we enter the values in this data view? In this data view, you can see that this is a plain page that I have taken. So this is that if I write 1 over here, then I write 2 over here, means के हमारी ये horizontally हम इसमें move करते हैं। This is 3, this is 3। ठीक है, ये मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज आपको सिर्फ शो करने के लिए आई एम पुटिंग इट दैट दीज आर दैट इन दिस डाटा व्यू वी पुट ऑल द वैल्यूज हॉरिजॉन्टली। हम इसमें हॉरिजॉन्टली एक एक क्वेश्चनेयर लेकर, तो हम उसके सारे रेस्पॉन्सेज यूं हॉरिजॉन्टली हम इसमें एंटर कर देते हैं। एंड इट इज, यू नो दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपने एक एक क्वेश्चन को देखना है और आपने हर क्वेश्चन से करेक्ट ऑप्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स लाइक 1 2 3, हमने इस तरह से करके जो भी हमारी ऑप्शन नंबर्स बनती है, हमने यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर जो है अपनी सारी टिल द लास्ट वेरिएबल हमारा जहां तक भी जा रहा है, लाइक मेरा यहाँ पर EP4 एंटरप्रेन्योर परफॉर्मेंस 4 तक जा रहा है, तो आई हैव एंटर्ड ऑल द वैल्यूज ऑफ वन क्वेश्चनेयर हॉरिजॉन्टली इन दिस वे। आई बिलीव के इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग टू ऑल ऑफ यू कि हमने ये कैसे एंटर किया है। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट
कि वेरिएबल व्यू में हमने पहले अपना डेमोग्राफिक लिखा, फिर हमने अपने वेरिएबल्स लिखे। हम पहले अपने वेरिएबल्स और फिर डेमोग्राफिक भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज देयर शुड बी नो स्पेस इन देम। ठीक है, किसी किस्म के कोई स्पेसेस, हाइफन्स या कुछ भी ऐसा सिंबल नहीं होना चाहिए। Then it comes the value section, which is very much important, and from the survey questionnaire we have to write our options over here कि हमारे सर्वे क्वेश्चनेयर में जो भी ऑप्शंस थी वो हमने सारी अपनी वैल्यू सेक्शंस में लिखनी होती है। For the demographic, the measures are the nominal, and for all the independent and the dependent variables, the measures are the scale, क्योंकि हमारी वैल्यूज में हमने स्केल लिया हुआ। Now it is that in after entering all this data, the same thing as I would say कि अगर आपके पास ये सामने पूरा एक डाटा है जिसमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि इन नंबर्स का मीनिंग क्या है। सो आफ्टर एंटरिंग द डाटा हमारा एनालिसिस का पार्ट आएगा कि हम सबसे पहले अपने डेमोग्राफिक का एनालिसिस करेंगे। So you can see that how much important is this entering of the data, कि ये आपका डाटा जो है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होगी तो डेफिनेटली फिर हमारा एनालिसिस भी गलत हो जाता है। So whatever the questionnaires you have, it is very much time consuming, but it is that you have to enter this data accurately. Now let's come to the first test that we have to apply. The first step is test is the demographic analysis. ठीक है, हमने जो अपने demographic center किए हुए हैं, हम सबसे पहले इसका analysis करेंगे। अब demographic analysis क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे analyze के ऊपर, फिर हम जाएंगे अपनी descriptive statistics के ऊपर। Descriptive statistics is a branch of statistics that describes your data. ठीक है, clear from the name descriptive statistics. We look into it more deeply as well. But first of all, it is that how do we perform our demographic analysis, means कि जो हमारे 4 demographic के variables थे, age, education, size of the business, life of the business. हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दीज ऑल द डेमोग्राफिक्स। ठीक है, हमने इसको कैसे सिलेक्ट किया? हमारे कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ एरो की डाउन का मैंने बटन प्रेस किया, शिफ्ट एंड एरो की डाउन इफ आई प्रेस्ड, तो मेरे ये चारों डेमोग्राफिक सेलेक्ट हो गए। आई पुट देम इन द वेरिएबल्स बॉक्स। ठीक है, मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितना भी मेरा एज और एरो की शिफ्ट एंड एरो की, मैंने ये चारों डेमोग्राफिक सेलेक्ट किए एंड आई टिक देम टू द वेरिएबल बॉक्स। और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कि हमने कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर रन करने हैं एंड इट वुड बी ओके। ठीक है, उसने क्या डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी वो करेगा। वंस इट इज डन, ठीक है, ओके के बाद इट इज दैट वी कम टू द आउटपुट टेबल। ठीक है, हमारा ये आउटपुट का जो डॉक्यूमेंट है, वी कम टू इट। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? यू कैन सी कि सबसे पहला बॉक्स है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। सो इट वाज कि उसने हमें सबसे पहले बताया कि हमारा सैंपल साइज कितना था। एजेस 110 थी, एजुकेशन भी 110 था, साइज ऑफ बिजनेस भी 110 था, लाइफ ऑफ द बिजनेस भी 110। तो ये हमारा जो है, दिस इज आवर सैंपल साइज, कि हमने जितनी एंट्रीज की हुई है। एंड देर इज नो मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग जीरोज मीन्स कि हमने कोई भी वैल्यू मिस नहीं की हुई, हमारा पूरा डाटा कंप्लीटली एंटर्ड है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज योर एज। ठीक है, आपने देखा हमने 4 डेमोग्राफिक्स अपने देखे थे। द नेक्स्ट वन इज द एज। अब एज में यू कैन सी वो हमें सारे हमारे आइटम्स बता रहा है नंबर वाइज, लाइक 24 to 30, 31 to 38, 39 to 45 and 46 plus.
इट इज टेलिंग अस द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि आपने ये देखा होगा कि हमने जब ये वाला अपना पेज ओपन किया था डाटा व्यू का, तो इससे हमें कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा था, इट वाज जस्ट टेलिंग 1122 एंड ऑल दैट। बट व्हेन वी गो टू द आउटपुट पेज, इट टेल्स अस कि हमारे 24 टू 30 में कितने फॉल करते हैं, 35। 31 टू 38 ईयर्स की एज में कितने हमारा सैंपल फॉल कर रहा है, 34, एंड लाइकवाइज द अदर्स। दिस इज द परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मीन्स के आउट ऑफ द टोटल डेटा ऑफ 110, सो 35 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 मीन्स के ये वाली जो एज है ये 31.8% है। 31 टू 38 वाले हमारे जो रिस्पोंडेंट्स थे वो 30.9% थे, और अकॉर्डिंगली बाकी भी है। एंड दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वो हमें बताता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट दिस डाटा इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और ये हमारा डेमोग्राफिक एनालिसिस हो गया कि हमें उन नंबर से कोई आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि इस रिस्पेक्टिव क्लास में हमारी कितने रिस्पोंडेंट्स हैं और उनकी कितनी परसेंटेज है। सिमिलरली हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मेरे ये 3 एजुकेशन लेवल्स थे, इसमें मेरे कितने कितने रिस्पोंडेंट्स हैं और मेरा कितना परसेंटेज डेटा है। It is that these all percentages are very much important when we do the analysis of the data. जब हम अपने डेटा का एनालिसिस करते हैं तो हमें इससे अंदाजा हो जाता है, जिस तरह मेरा ये डेटा रिलेटेड टू विमेन एंटरप्रीनियर्स पे है, तो मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरे ज्यादा विमेन एंटरप्रीनियर्स जो हैं 31.8% जो हैं वो 24 से 30 ईयर्स की एज में फॉल करते हैं। सिमिलरली उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम जो मेरे रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और फिर उसके बाद मास्टर्स है। मीन्स के मेरी कोई भी विमेन एंटरप्रीनियर्स जो हैं वो कोई अनएजुकेटेड या इस तरह से नहीं है। मिनिमम जो मेरी विमेन एंटरप्रीनियर्स है उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और 45.5% जो है वो मास्टर्स भी है। सिमिलरली साइज ऑफ द बिजनेस, कि मेरा बिजनेस स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा। लाइक मेरी जो स्मॉल बिजनेस है उसकी जो परसेंटेज आ रही है दैट इज 57.3%। तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो यूथ को बिलोंग करती है, डेफिनेटली 24 टू 30। उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और वो स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस रन कर रही हैं। स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस मीन्स के इधर उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है इसलिए उनका बिजनेस इतना लार्ज नहीं है, या सेकंड उसका रीजन ये हो सकता है कि उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं है। वॉट एवर इज द बेसिस फॉर द स्मॉलर साइज ऑफ द बिजनेस जो हमने मेजर किए हुए हैं। सो वी नो कि हमारे पास जो 24 टू 30 ईयर्स की वुमेन एंटरप्रीनियर्स हैं वो ज्यादातर स्मॉल बिजनेस रन कर रही हैं। देन इट कम्स द मीडियम बिजनेस, और लार्ज में सिर्फ 3 हैं, मीन्स के ज्यादातर लोग मीडियम या स्मॉल बिजनेस में ही इंगेज हैं। लार्ज में बहुत कम लोग इंगेज हैं विमेन एंटरप्रीनियर्स। Then comes the life of the business, के how much time they have spent और उनके business को कितनी life उनकी हो गई है। You can see के मेरा ज्यादातर जो डेटा फॉल कर रहा है वो लेस देन 5 years पे है। मीन्स के 50% जो मेरी बिजनेस विमेन एंटरप्रीनियर्स रन कर रही है अभी उनको 5 years से कम का टाइम हुआ है, एंड इट इज दैट दे आर रनिंग द बिजनेस बिकॉज। और आप देख सकते हो कि इन सब में एक कोई ना कोई एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है कि वो जीरो इनके 24 टू 30 यूथ है, ग्रेजुएट या मास्टर्स है, स्मॉल बिजनेस है, और अभी उनका लाइफ टाइम भी ज्यादा बिजनेस का नहीं है, मीन्स उनको मैक्सिमम 5 years ही हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुआ। देन कम्स द 5 years टू 10 years के मेरे जो विमेन एंटरप्रीनियर्स हैं 40.9% जो है वो 5 to 10 years में फॉल करते हैं। सो इट इज के हमें ये सारे एनालिसिस हेल्प करते हैं जब हम अपना रिजल्ट्स जो हैं अपने रिसर्च पेपर में जब हम लिखते हैं, तो दीज एनालिसिस आर गोइंग टू हेल्प अस ओवर देयर सो दैट वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन।
If we want to show these results in the form of the graphs, so we also have this option that we go to analyze, descriptive statistics, frequencies, ठीक है। और फिर आपने ये देखोगे यहाँ पर चार्ट्स की ऑप्शन है। और नाउ व्हाट चार्ट वी नीड, हिस्टोग्राम्स, ठीक है। हिस्टोग्राम्स जो है वो बार चार्ट्स होते हैं और हम इसको कंटिन्यू करके ओके कर देंगे। सो इट इज दैट अब यू कैन सी के हमारी ये जो सारी ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल था, इट कुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट्स एज वेल, ठीक है। ये बार चार्ट्स बन गए, हिस्टोग्राम, तो इनसे हमें आइडिया हो गया कि हमारी एज कहाँ तक, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है। हमारी ये एजेस है 1 2 3 4 जो हमने वहाँ इंटर किया था, मीन्स 1 हमारा था 24 to 30, 2 हमारा था 31 to 38 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल करती है। सो इट इज दैट यू कैन सी ओवर हियर कि इसने ये हमारे सारे चार्ट्स जो हैं ये हमारे बना दिए हैं, बट जो हमारे बने थे उसके ये हमारे ग्राफ्स जो हैं ये उसने फॉर्मुलेट कर दिए हैं। सो इट इज दैट इन द demographic analysis, again I am repeating the step: analyze, descriptive statistics and frequencies, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज में वी टेक आर ऑल द डेमोग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन एंड दिस एरो टू द वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद हम ओके करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है। और अगर हम चार्ट्स बनाएंगे तो वो हमारा जो दिस इट वुड बी गिविंग अस दिस, ये हमारे ग्राफ्स जो है वो हमारे ग्राफ्स की फॉर्म में वो हमें डाटा को प्रेजेंट कर देगा। सो दिस इज आर डेमोग्राफिक। Now the next test that we have to apply is the descriptive statistics. Descriptive statistics, as I told you, it gives a brief description of the coefficients that summarize a given set of the data. ठीक है, ये हमारे डेटा को पूरा समराइज करके हमारे डेटा के बारे में दे गिव अस द इंफॉर्मेशन और डिस्क्राइब आर डेटा, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें what are the results that we are going to get from the descriptive statistics? It is the measures of the central tendency, which includes mean, median, mode, and measures of the variability, which includes standard deviation, minimum and maximum variables, kurtosis, and the skewness. ठीक है, we would be studying them in detail. We know कि mean जो है that is the average value. मीन्स के वो हमें बता देता है कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी एक एवरेज क्या वैल्यू आ रही है। और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन टेल्स अस के हमारा जो एक स्टैंडर्ड है उससे वो वैल्यू कितनी डिविएट कर रही है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से हमें उसकी रेंज का आइडिया हो जाता है कि वो 1 से लेकर 4 तक है या 3 से लेकर 2 तक है। Kurtosis and skewness is very much important because the kurtosis and the skewness are going to check the spread and the height. ये हमारे डेटा की नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं। Kurtosis and the skewness is going to check the normality of the data. Now we are going to apply these tests, and on this sheet of the SPSS where we have entered the data. So before applying these tests, the first thing that we have to do is that we have to compute the variables. Okay, we go to the transform and we compute the variables. Computing of the variable means के हमने अपने variables में you can see कि हमारे पास हर मेरे यहाँ पर जो डेटा है इसमें हर एक के साथ 4 आइटम्स है। तो कंप्यूट का मतलब है कि वो इनको एक सिंगल एनालिसिस के लिए एक सिंगल उसके अंदर वो वेरिएबल बना देगा, रादर देन आई कैलकुलेटिंग इट ऑल फॉर द 4 वेरिएबल्स। वो उसको एक सिंगल हेड के अंडर ये सारा जो है मेरा पूरा 4 वैल्यूज का जो डेटा है उसको एक सिंगल हेड के अंदर वो ले जाएगा। नाउ हाउ डू आई कंप्यूट द वेरिएबल्स?
टारगेट वेरिएबल लाइक इफ आई राइट सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी मेरा एक वेरिएबल था. इफ आई राइट सेल्फ एफिकेसी ओवर हियर एज द टारगेट वेरिएबल, मैंने उसको नेम दे दिया. देन आई गो टू ऑल यहाँ पर, ठीक है. Over here, then functions and the special variables. As we have discussed कि descriptive में हमने अपना central of measures of central tendency में जो हमने अपनी calculation करनी है वो mean है. So we'll click on the mean over here, ठीक है. हम यहाँ पर अपना functions and special variables में mean के ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो आप ये देखो यहाँ पर numeric expressions में show हो जाएगा. Now I'll go to these labels और यहाँ पर से I'll pick up the questions which are related to the self efficacy. ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा सेल्फ एफिकेसी रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस थे. यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा तो मेरा आगे यहाँ पर आ गया ML4, मीन्स मुझे पता चल गया कि ये सेल्फ एफिकेसी रिलेटेड वेरिएबल नहीं है. Then it is that I went to the next one, तो ये मेरा सेल्फ एफिकेसी रिलेटेड वेरिएबल आ गया क्योंकि इसमें आगे SE1 लिखा हुआ आ रहा था. सो आई हैव डबल क्लिक्ड ओवर हियर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा ये ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा. देन आई विल पुट अ कॉमा इन बिटवीन एंड देन आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेल्फ एफिकेसी. अगेन अ कॉमा, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर कि आपने हर आइटम के बीच में कॉमा एंटर करना है, ठीक है. एंड देन प्रेस ओके. मेरे सेल्फ एफिकेसी के 4 क्वेश्चंस थे, यू कैन सी फ्रॉम हियर, और मैंने वो 4 क्वेश्चंस या मीन के साथ एंटर कर दिए एंड आई प्रेस्ड ओके. नाउ इट इज दैट हाउ डू आई नो कि मेरा ये वेरिएबल कंप्यूट हो गया है. इफ आई गो एट द एंड ऑफ द वेरिएबल व्यू, तो आप ये देखो मेरे यहाँ पर वेरिएबल्स जो कंप्यूटेड है ये इस तरह से आ रहे हैं. ये फाइनेंशियल लिटरेसी था, आईटी, मैनेजमेंट लिटरेसी और अभी सेल्फ एफिकेसी आई हैव कंप्यूटेड. Similarly, if I compute another variable, transform, compute variable, I'll change the name over here. अब सेल्फ एफिकेसी के बाद जो मेरा वेरिएबल है वो C के साथ डिनोट हो रहा है. सो आई राइट C ओवर हियर. यहाँ पर टारगेट वेरिएबल में आई एम गोइंग टू राइट C. देन इट इज I'll erase all these questions क्योंकि अब मुझे सी या कॉम्पिटेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आइटम्स को अपना वो मेजर कंप्यूट करना है. I'll click on the mean over here और अब now I'm going to select the questions which are related to competency. C मेरा wherever it is like this is C1, so I'll double click और ये automatically वहाँ चला जाएगा. I'll put a comma, then double click for the next item, then double click for the third item and put again a comma and double click for the fourth item. And then I'll press OK over here. तो मेरा जो वेरिएबल व्यू का पेज है उसमें सबसे नीचे ये कॉम्पिटेंसी भी एंटर हो गया. सो इन दिस वे आई एम गोइंग टू कंप्यूट ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है. मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं आई वुड बी कंप्यूटिंग देम ओवर हियर. Like after C it is EI and then I would be entering over here, looking into here. EI मेरा कहाँ पर है, ये C4 है, ये CEI आ रहा है, ठीक है. So it is that I have to write over here. I double click on it, comma, double click on the next item, comma, double click on the next third item and double click and then the brackets close और फिर वो OK हो जाएगा. Then I'll compute the other variable which is after EI my next variable was entrepreneur intentions. So over here I am going to write EIN जो मेरा उसका वो symbol था. I'll forward my questions in the numeric expression box कि मुझे किसको numerical expression में convert करना है. Over here, comma,
कॉमा, अगर आप कोई फुल स्टॉप या कुछ ऐसा लिखोगे तो वो हमेशा आपको एरर देगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन द फुल स्टॉप और लाइक दिस एज आई वुड बी शोइंग यू नाउ। मैं आपको आई गेट इट डन लाइक एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस ईपी था, देन इट इज आई राइट ओवर हियर फॉर द एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस जो मेरे क्वेश्चंस हैं। This, agar if you can see, I put a deliberately a full stop over here. You can when I would be getting into the OK, तो you can see कि वो मुझे यहाँ पर error दे देगा कि incorrect variable name। ठीक है, so I have to look into it कि मैंने where I have put the full stop, तो I'll put the comma over there और ये इस तरह से मेरा now it would be corrected and then when I'll put OK तो वो मेरा automatically उसको correct कर देगा। Now, once you have transformed these items into the computed variable, now we are again going to go to the descriptive statistics और अब हम इसके descriptives run करेंगे। You can see कि हमने descriptive analysis करना है तो हमें descriptive statistics के बाद descriptives में जाना है and whatever was your computed variable आप इसको डबल क्लिक करते जाओगे तो दे वुड बी कमिंग द कंप्यूटेड वेरिएबल्स। ठीक है, देन इट इज दैट वील राइट गो टू द ऑप्शंस ओवर हियर। ठीक है, इन द ऑप्शंस वी आर गोइंग टू टिक मार्क द कर्टोसिस एंड द स्क्यूनेस बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू डेफिनेटली डू। यू कैन सी के मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, इन पे ये automatically tick mark tha, by default tick mark tha। We had to tick mark on the kurtosis and skewness and then continue and OK। तो यू कैन सी कि ये हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक टेबल बन गया जिसमें मिनिमम हमारी स्टैटिस्टिक आ गई, मैक्सिमम आ गई कि हमारी मिनिमम 2.75 इंटू से एवरेज ले लिया, मैक्सिमम हमारा रिस्पॉन्स या वेरिएबल की वैल्यू 5 तक थी एंड दिस इज द मीन स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया विच इज 4.25। नाउ व्हाट डज दिस मीन स्टैटिस्टिक मीन? इसका मतलब ये कि हमारे जो मेनली जो हमारे मीन ऑफ द रिस्पॉन्सेज हमें have been given, it is that the respondents agree with this financial literacy। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस थे उसका जो उसने वो 4 आइटम्स का मीन इवेल्युएट हुआ तो इट इज 4 और 4 में हमारी ऑप्शन जो थी दैट वाज एग्री। तो मीन्स दैट वॉट एवर आर द फाइनेंशियल लिटरेसी के हमारी जो भी ऑप्शंस हैं उससे मेनली हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो एग्री करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन के हमारा डाटा कितना थोड़ा सा डिविएट करता है। इज द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड। यू कैन सी कि यहाँ जो स्क्यूनेस है दैट इज माइनस 0.194 एंड द कर्टोसिस इज माइनस 0.795। So it is that this skewness and it shows the spread of the data और कर्टोसिस हमारे डाटा की हाइट को शो करता है। ठीक है, मीन्स कि हमारी नॉर्मेलिटीज को शो कर रहे हैं। स्क्यूनेस शोज द स्प्रेड ऑफ द डाटा एंड कर्टोसिस शोज द हाइट ऑफ द डाटा। नाउ इट इज दैट इफ वी वांट टू सी देम ग्राफिकली तो वील गो टू द फ्रीक्वेंसीज, then it is that I'll bring all these variables back। I'll go to the ये जो मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी का वेरिएबल था एंड I'll go to the charts। In the charts I'll now tick mark show the normal curve on histogram। पहले हमारा सिर्फ histogram शो कर रहा था but now I have asked it to show the normal curve on the histogram and I continue with it and OK। So it is that now you can see that ये मेरा ग्राफ का ये शेप आ गई है। ठीक है, so this is showing the skewness और ये मेरे कर्टोसिस को शो कर रहा है और you can see कि इसकी शेप बेल शेप है।
सो हमारा जो कर्व है दैट इज मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। द रीजन बीइंग कि ये एक प्रॉपर बेल को शो कर रहा है। ये इट इज नॉट बेंट ऑन वन साइड के मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे या इसका बेंट राइट हैंड साइड पे नहीं है, रादर ये एक नॉर्मल बेल को शो कर रहा है। Similarly, we can do the analysis, descriptive analysis of all the computed variables like analyze, descriptive statistics और फिर उसके बाद descriptives. And it is that we'll make all the हमारे जितने भी computed variables थे हम उन सबको इकट्ठे भी select करके we can take it in the variables column. We can go to the options. अब आपने देखो कि हमारा कर्टोसिस और स्क्यूनेस ऑलरेडी टिक मार्क है, पहले ये नहीं था बट वंस वी डू तो ये हमारा और टिक मार्क हो जाता है। विल डू कंटिन्यू और ओके। So now it is giving us the descriptive analysis of all the variables. ठीक है, उसने इस टेबल में हमें सारे वेरिएबल्स को दे दिया। सो इट इज के मीन स्टैटिस्टिक्स हमारा सारे वेरिएबल्स का 4 है, मीन्स इट इज एन एग्रीइंग एवरेज। देन स्क्यूनेस यू कैन सी के हमारी यहाँ पर जो है ये -0.982 माइनस ये मीन्स के इट इज ऑल द स्क्यूनेस जो हमारी वो शो कर रहा है। And this is the kurtosis that is it is showing us. And if we have to draw it graphically, so it is we'll go to the frequencies और इसी तरह से हम अपने charts जो हैं one by one करके we'll make it. So it is the charts that we make. Continue. Okay. तो ये हमारा जो है ये IT का हमारा जो वेरिएबल था ये उसका चार्ट आ गया which is again showing a normal curve. So in this way we are going to do the descriptive analysis of our data. Then the third analysis that we have to do is of the correlation. Now what is correlation? Correlation means that we have to look into it that whether our variables are related to each other or not. ठीक है, हमारा एक correlation analysis करना बहुत important होता है because the correlation analysis tells के हमारे variables में आपस में relation है या नहीं. It is a statistical technique for measuring whether the different variables are independent or not, to what extent. In other words, observing the behavior of variables over time. If one variable changes, how the other variable gets affected. This is what the correlation is going to check, the relationship between the variables. Correlation analysis typically gives a number result that lies between +1 and -1. The positive and the negative sign shows the direction or the relationship. मीन्स के पॉजिटिव साइन से हमें आइडिया होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और नेगेटिव साइन का मतलब ये कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। Zero signifies no correlation. कि जीरो भी आ सकता है बिकॉज इट इज +1 एंड -1, तो जीरो मीन्स कि उनमें कोई correlation नहीं है। And the closer the number moves towards 1, the stronger is the correlation. ठीक है, जितना ज्यादा नंबर 1 की तरफ की मूव करेगा, more stronger would be the correlation. Now let's check it on the SPSS कि हमने ये correlation करनी कैसे है। For the correlation again we go to analyze और यहाँ पर ये देखिए ये correlate का option आ रहा है, and when we click on correlate तो bivariate means हमने two variables का आपस में relation देखना है। ठीक है, we went to analyze, then correlate and then bivariate. Like I have to see the relation between financial literacy कि अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज होती है तो एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। देन आई गो टू द ओके बटन। ठीक है, देन इट इज दैट आई प्रेस द ओके बटन and this is the correlation that I am going to get.
Now it is that how we have to study this table. इस टेबल में you can see के यहाँ पर ये 1 is written in the center. So this 1 has divided this table into two parts. इस 1 ने इस टेबल को two parts में divide कर दिया है. You can see that the same values are on the left hand side and the right hand side. तो इसलिए फिर हम एक ही side को analyze या discuss कर लेते हैं. फाइनेंशियल लिटरेसी डेफिनेटली अपने साथ तो उसका रिलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर वो क्लोजर टू वन है मींस उसका स्ट्रांग रिलेशन है, तो अपने साथ तो हर वेरिएबल का रिलेशन स्ट्रांग ही होता है. अब हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस के साथ रिलेशन देखना है कि अगर एक एंटरप्रीनियर फाइनेंशियली लिटरेट हो तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या नहीं होती है. तो यू कैन सी कि ये एक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 0.415. मीन्स के अगर फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो तो एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिवली रिलेट उसके साथ या इफेक्ट होगा. मीन्स कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज होगा तो एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा. सो इट इज दैट इफ इट इज इंक्रीजिंग और इसमें रिलेशन कितना आ रहा है 0.415. इट इज द आर वैल्यू and it is that correlation is significant. अब ये you can see कि यहाँ पर two tails आ रही हैं, means के it is significant as 0.01 level, means के 1% सिर्फ चांसेस हैं कि ये आपस में correlate ना करते हो, 99% चांसेस हैं कि ये आपस में correlate करते हैं या इनका आपस में एक पॉजिटिव रिलेशन है. Similarly, we can see the other variables as well. We'll go to correlate, bivariate. ठीक है, इसी तरह से हम अगर एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस के साथ अब अपने बाकी वेरिएबल्स को भी डिस्कस करते हैं, आईटी का और हम एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस का डिस्कस करते हैं. अगेन इट इज ओके. सो यू कैन सी कि अब एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस के साथ तो डेफिनेटली 1 ही होगा, लेकिन एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस का आईटी के साथ भी रिलेशन है विच इज पॉजिटिव. एंड अगेन इट इज 99% चांसेस के अगर आपका आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है. So in this way we can analyze all the variables. ठीक है, हम इसी तरह से अपने सारे computed variables का जो है अपने dependent variables के साथ जो है हम अपना relation जो है calculate कर सकते हैं. If I want to see my management literacy and self efficacy, I'll press OK. तो यू कैन सी कि मैनेजमेंट लिटरेसी होने से सेल्फ एफिकेसी आपकी 0.489 इंक्रीज होती है. और अब हम इसको लिखते कैसे हैं, दैट मैनेजमेंट लिटरेसी इज पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड टू सेल्फ एफिकेसी. और हम ब्रैकेट्स में ये वैल्यू लिख देते हैं दैट आर इज 0.489 एंड पी इज लेस देन 0.05. लेस देन 0.05 मीन्स कि हमारे पास 5% चांसेस हैं कि मे बी ये इसके साथ पॉजिटिवली कोरिलेट ना करे या इसका रिलेशन ना हो, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 99% चांसेस आ रहे हैं कि ये आपस में कोरिलेटेड है. सो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट लिटरेसी इज पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली, और ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं आर की वैल्यू 0.489 और P इज लेस देन 0.05 क्योंकि वो हम देख सकते हैं 0.01 पे आ रहा है. Positively and significantly related to self-efficacy. This is how we do our correlation test. After the correlation, we have to do our regression test. ठीक है, regression अब क्या है, correlation ने तो हमें सिर्फ ये बताया कि हमारा variables आपस में related है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है वो रिग्रेशन से हमें पता चलता है. सो रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल. ठीक है, रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल
which is used for estimation of relationships between a dependent variable and one or more independent variable. अगर वन इंडिपेंडेंट होगा तो वो लीनियर रिग्रेशन होगा. अगर मोर देन वन डिपेंडेंट और वन मोर देन वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट होगा तो वो मल्टी लीनियर हो जाएगा. और अगर वन इंडिपेंडेंट और या मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर डिपेंडेंट हो जाए तो वो मल्टी वेरिएट हो जाएंगे. ठीक है, इट इज मल्टी वेरिएट. अगर मोर डिपेंडेंट हो जाए तो वो मल्टी वेरिएट हो जाते हैं. So it is the estimation of relationship between a dependent variable and one and more independent variable. It is utilized to assess the strength of the relationship. ठीक है, correlation ने हमें बताया कि वो आपस में related है, लेकिन उनकी strength of relationship हम कैसे calculate करेंगे? Regression analysis से. And for modeling the future relationship between them. This is how we are going to get our why our regression is done. और अब हम अपने रिग्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन वी गो टू एनालाइज, देन कम टू रिग्रेशन, और हम अब आएंगे लीनियर रिग्रेशन. इट इज दैट वी हैव टू राइट आर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस है. And here we have to write our independent variables over here. Like it is that if I write entrepreneur intentions over here, which is my independent variable, and I would be press OK over here. Now you can see कि इसने हमें 3 tables दिए हैं. One is that the variable has been entered, कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एंटरप्रीनियर इंटेंशंस था. नाउ दिस इज गिविंग अस द मॉडल समरी. अब इसमें आर स्क्वेयर इज द वैल्यू विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हमारी जो मॉडल समरी है इसमें आर स्क्वेयर इज द वैल्यू विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. What does R square show? R square shows that our independent variable means entrepreneur intentions brings 28.6% to 0.286 है ना. So 28.6% change in the entrepreneur performance. ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंटरप्रीनियर इंटेंशन brings 28.6% changes in the dependent variable. The next table that we have to look into, very much important, is of this coefficients. ठीक है, ये हमारा coefficients का जो टेबल है, बीटा और हमारी ये वैल्यू सिग्निफिकेंट और ये टी वैल्यू इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. हमारी यहाँ पर बीटा वैल्यू यू कैन सी के एंटरप्रीनियर इंटेंशंस की है 0.649. The t value, which is very much important, it should be greater than 2 to show that there is a relationship between entrepreneur intentions and the entrepreneur performance. Means हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिलेशन को शो करने के लिए हमारी t वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेस देन 0.05 होना चाहिए. सो मीन्स के हमारे यहाँ पर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि हमारा बीटा जो है वो 0.649 है, हमारी टी वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है विच इज मोर इम्पॉर्टेंट विच इज 6.579 इन दिस केस, और हमारा सिग्निफिकेंस लेवल लेस देन 0.05 है क्योंकि ये 0.000 है. मीन्स के हमारी एंटरप्रीनियर इंटेंशंस और एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस में एक रिलेशन है और उस रिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है दैट इज शोन बाय दिस आर स्क्वेयर, कि अगर हमारे एंटरप्रीनियर इंटेंशंस चेंज होती हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो 28.6% से चेंज हो जाएगी
और ये टी वैल्यू और सिग्निफिकेंस लेवल उसके रिलेशंस को शो कर रहे हैं दैट देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशन. Similarly, if we check it for the other variables as well, जिस तरह regression है linear. If I am going to check it for the other like it is financial literacy, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक independent लिया था. Now I am going to take 3 independents over here, like financial literacy, IT and management literacy. ठीक है, so I am going to take this as independent variable over here. Then it is I'll go to the statistics over here. ठीक है, this is also that if I want to check the multicollinearity. Multicollinearity means के हमारे डाटा को जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप डेफिनेटली देयर शुड बी अ लिमिट टू इट, जो कि 0.95 होती है. अगर हमारा वो रिलेशन 95% से एक्सीड कर जाता है तो उसमें मल्टी कॉलिनियरिटी आ जाती है. और वो हम मल्टी कॉलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं? आफ्टर पुटिंग द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वी गो टू द स्टैटिस्टिक्स, कॉलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स. ठीक है, कॉलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स हमारा टेस्ट है जो कि हमारे वेरिएबल्स की मल्टी कॉलिनियरिटी को चेक करेगा. क्योंकि अगर हमारे वेरिएबल्स में मल्टी कॉलिनियरिटी आना शुरू हो जाए तो मीन्स कि हमारा वो डाटा जो है इट इज गोइंग टू बी बायस्ड और वो सही डाटा हमारा नहीं होगा. देन इट इज ओके. देन अनदर टेस्ट जो हम रिग्रेशन में इसके साथ रन करते हैं दैट इज Mahalanobis test. ठीक है, Mahalanobis test is going to tell us about the missing values. ठीक है, Mahalanobis test is going to test about our missing values. Now we are going to check on continue and OK. Now it is that you can see कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस था और हमारे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे जो हमने यहाँ पर चेक किए. आर स्क्वायर शोज के इन तीनों की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल मींस एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस में 27.3% का चेंज आएगा. ये तीनों वेरिएबल्स मिलकर 27.3% का चेंज लेकर आएंगे. नाउ यू कैन सी कि हमारा जो कोफिशिएंट्स का टेबल अब आया है उसमें ये दो टेबल्स एक्सेस है. ठीक है, ये दो कॉलम्स अगर हम इफ वी लुक एट द टेबल जो हमारा पहले वाला था कोफिशिएंट्स का, उसमें ये दो कॉलम्स नहीं थे. उसमें हमारे पास इट इज दैट उसमें हमारे पास कॉलिनियरिटी, टॉलरेंस और स्टैटिस्टिक्स ये VIF का टेबल नहीं था. बट नाउ वी आर गोइंग टू हैव इट. ठीक है, क्योंकि हमने कॉलिनियरिटी टेस्ट और Mahalanobis टेस्ट भी अप्लाई किया. नाउ लुक एट वन बाय वन. यू कैन सी के फाइनेंशियल लिटरेसी में टी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मीन्स के ये रिलेशन को शो कर रहा है. और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है क्योंकि पी वैल्यू भी हमारी लेस देन 0.05 है, मीन्स के फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से हमारी एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है. ठीक है, देन इट इज के हमारी कॉलिनियरिटी मीन्स के हमारी मल्टी कॉलिनियरिटी भी एज आई टोल्ड यू 0.95 से लेस होनी चाहिए विच इज 0.760, मीन्स के ये भी हमारा सही है. और हमारी VIF हमारी इट स्टैंड्स फॉर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये हमारा वेरिएंस को शो करता है विच शुड बी लेस देन 10 और ये हमारा 1.316 है, मीन्स के हमारा ये वैल्यूज जो हैं ये हमारी शो कर रही हैं कि हमारा ये डाटा बिल्कुल सही है. देन कम्स IT. अब IT में हम देखें हमारी जो टी वैल्यू है दैट इज लेस देन 2, मीन्स के ये हमारा शो करता है कि एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस का इससे रिलेशन नहीं है.
मोर ओवर इनसिग्निफिकेंट भी है क्योंकि लेस देन 0.0 ग्रेटर देन 0.05 है, ये 0.5 आ रहा है, मीन्स के इसका हम रिलेशन अपना चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टी और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को शो कर रहा है। देन कम्स द मैनेजमेंट लिटरेसी। अब मैनेजमेंट लिटरेसी के लिए भी हमारी टी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, हमारी जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.01 है, कॉलिनियरिटी 0.815 है और हमारा वी आई एफ 1.227 है। मीन्स के फाइनेंशियल लिटरेसी और मैनेजमेंट लिटरेसी जो है ये हमारी एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, बट हमारा जो आईटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दैट इज नॉट अफेक्टिंग आर एंटरप्रीनियर परफॉर्मेंस। ठीक है, व्हेन वी वुड बी राइटिंग आर रिजल्ट्स तो हम इसके रीजंस भी लिख सकते हैं कि आईटी इसलिए भी नहीं इफेक्ट करता क्योंकि डेफिनेटली विमेन एंटरप्रीनियर्स ज़्यादा मेनली इसी तरह से होती हैं कि they are not interested in using any computer apps। ठीक है, दो दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन काफ़ी विमेन एंटरप्रीनियर्स हैं जो इतनी एजुकेटेड नहीं होती और वो कंप्यूटर लिटरेट भी नहीं होती, इसलिए वो ये वाली एप्स को यूज़ भी नहीं करना चाहती। Another test that we had to conduct, but it is that I did not conduct previously, is your reliability test। ठीक है, कि हमने अपने सबसे पहले देखना होता है कि हमारा डाटा रिलायबल है या नहीं है। So it is that for the reliability test we go to scale and the reliability analysis. If we click on it, वी लुक इनटू इट कि हमने कौन कौन से आइटम्स की रिलायबिलिटी को चेक करना है। सो इट इज के इफ वी हैव टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ दीज ऑल द वैल्यूज, फाइनेंशियल लिटरेसी या हमने सब वैल्यूज की अगर रिलायबिलिटी चेक करनी है, सो एंड वील प्रेस ओके ओवर हियर। Reliability. Now, what does this reliability analysis tell us? रिलायबिलिटी एनालिसिस टेल्स अस कि हमारा डेटा जो है वो आपस में वैल्यूज एक दूसरे के साथ जो है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लाइक इट इज के मीन्स के वो आपस में कोइंसाइड कर रही है। इट इज के अगर इट इज नॉट के अगर हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी के एक आइटम के लिए हमारा जो एंटरप्रीनियर है, इफ शी इज सेइंग कि शी डज नॉट यूज फाइनेंशियल एनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स या कोई भी वो ऐसा डाटा वो यूज नहीं करती अपने उसमें, और फिर उसके बाद जो है वो हमें इट इज दैट वी आर शी इज गोइंग टू आगे आफ्टरवर्ड्स वो हमें ऑप्शंस में वो हमें ये बता रही है कि जी फाइनेंशियल लिटरेसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके मतलब ये है कि उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिलायबल नहीं है, बिकॉज इट इज एट वन प्लेस शी इज सेइंग कि वो उनको मैनेज कर रही है और एट सेकेंड प्लेस शी इज सेइंग कि वो उसको उनसे कोई भी वो रिजल्ट्स कंक्लूड नहीं कर रही है। Like I have taken all the variables of the financial items of the financial literacy over here. So the reliability analysis is checked by the Cronbach alpha test. ठीक है, as I told you, reliability does not means trustworthy. Reliability over here means that how much of the responses of one item are matching with the responses of the other item. So it is that, as I gave you an example, if at one place the women entrepreneur is saying that she knows that how much is the financial literacy important for her, and at the second place she says that she is not using it, तो means के वो उसके relations reliable, उसके responses reliable नहीं। This Cronbach alpha value should be greater than 7। तो मीन्स क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी के हमने जब 4 रिस्पॉन्सेज लिए तो उसमें क्रॉनबैक अल्फा मीन्स कि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल है, विच इज 0.756 ग्रेटर देन 7 है। Similarly, we would be checking it for the other variables as well. Like now, if I want to check it for the ICT, के आईसीटी के रिस्पॉन्सेज कितने वैलिड रिलायबल हैं, सो इट इज 1 2 3 and 4।
These are my four items of the ICT, means information and communication technology. तो इसमें तो reliability 0.907 है, means के it is that now I can rely on this data and I can trust this data as well. Now we are going to analyze the moderator and the mediator in the SPSS. To give a quick recall, mediator is a variable that explains how the independent and the dependent variable are related to each other. And moderator is a variable that modifies their relationship, means either strengthens their relationship or make it more weakened. This is a model for which we are going to apply the test on in SPSS. It is that in this model we can see that self-efficacy and entrepreneurial competencies are working as a mediator between the three variables of financial management and ICT literacy and the women entrepreneur intention. And then women entrepreneur intention is going to act as a mediator between self-efficacy, entrepreneur competencies, and the women entrepreneur performance. And emotional intelligence is going to act as a moderator for self-efficacy and the entrepreneur competency. Now let's come to our SPSS page. So in order to evaluate or analyze this mediator and the moderator relationship, first of all, we need to have an add-in over here. Going in the extensions, in the utilities, install custom dialog box. There is a add-in with the name of process V220 which is to be added into it. As I have already installed this add-in over here, so it is not going to install it again. So it is that we would be going to the analyze, then we would be going to the regression, and now we are going to click on this process by Andrew FES. Previously we clicked on this linear to have the simple regression, but now for moderator and mediator we have to go into this process by F. Andrew Harris. So over here, the outcome variable that we have to look into, first of all, it is that our outcome variables would be this. If we are going to evaluate the self-efficacy, the independent, this self-efficacy was our moderator. This entrepreneur performance, our dependent variable, is our outcome variable. Then our independent variable, if we look into self-efficacy, is our independent variable. And the moderating variable was entrepreneur intentions, which was moderating our relationship or working as a moderator between entrepreneur performance and the self-efficacy. Now it is here, it is written M variables. M variables means both moderator and the mediator. Only this system knows or differentiates between a moderator or the mediator by this model number. Like for the mediator, this model number is 4. And for the moderator, this model number would be 1. If we write 1 over here, then the system is going to analyze this entrepreneur intention as a moderator. But as it was working as a mediator, so we are going to enter this model number as 4, and then it is going to be okay. So over here, now we are going to get some of this is the table that we would be getting, which is very much important. Over here now, if we look into this table one by one or step by step, we see that the model number is 4. Why the dependent variable was entrepreneur performance,
X is the independent variable or self-efficacy, and E, entrepreneur intention, was the mediator between them. From model number 4, we come to know that this is the mediating variable test. Then this is the same as we got in the regression. So it is that even if we don't calculate it in the regression, we can get all this table accumulated, the regression results as well in this table. So it is that, in other words, if we move to more simpler analysis, it is going to show that entrepreneur intention, the outcome, means that whatever was our mediator, it is going to be affecting our dependent variable by 22.96%. Means that if there is any change in entrepreneur intentions, the entrepreneur performance is going to be affected by 22.96%. Now, the important things again that is to be discussed over here is the t value, that it should be greater than 2, which it is already having. Then the p value, which should be less than 0.05, which it is having, means that there is a significant and a positive relation between the self efficacy and the entrepreneur intentions. And over here we can see that LLCI, lower limit confidence interval, and ULCI is upper limit confidence interval. Here these two are the different values which were not in the regression analysis, and it is that they should be no zero between them, means that they should be having the same signs, only then there would be a significant relationship which can be seen by our LLCI and ULCI values. Now let's move to the other table that we are going to have. It is showing about the dependent variable, means entrepreneur performance. So here it is that entrepreneur intention, the t value is 4.64, means it is significant. The p value is less than 0.05. And you can see that LLCI and USCI both are the positive values. And similarly, self-efficacy as well, it is greater than 2. The, this p-value is less than 0, is greater than 0.05. But the thing is that the LLCI and ULCI are both showing the significant relation, means that entrepreneur intention is acting as a moderator between the self-mediator, between the self-efficacy and the entrepreneur performance. Now, the another thing that we have to look into it is the indirect effect of entrepreneur intention. Again, the same LLCI and ULCI values are important over here to be looked into, and you can see that both of them, there is no zero falling between them, means that it is showing a significant relationship, or it is showing that entrepreneur intention, it mediates the relationship of the self-efficacy and the entrepreneur performance. Now let's look into the other mediator that we were having, which was of the competency. So it is that, because you can see that in the model, it is showing that self-efficacy and entrepreneur competency, for both of them, women intentions are working as a mediator. So now we are going to discuss it with respect to the competency. We are going to evaluate. So now competency would become our independent variable, the same model number, and we press OK. Now it is that when we look into this table, that we are going to get with respect to now competency as an independent variable. Here as well, it can be seen that the LLCI and the ULCI, it is, there is no zero falling between them.
then the t value is greater than 2 and the p value is less than 0.05, means that competency has a significant relationship with entrepreneur intentions. Now let's come to the entrepreneur performance. When we come to entrepreneur performance, we can see that for the entrepreneur intention and the competency, the T values are greater than 2, the P values are less than 0.05, and LLC and ULC, there is no zero between them. And when we come to the indirect effect as well, you can see that there is no zero between them. Means that entrepreneur intention is going to mediate the relationship or explain the relationship between the competency and self-efficacy and the entrepreneur performance. Now let's come into the moderator analysis. Again, we go to the process. For the moderator, if the outcome variable is entrepreneur performance, then it is that we can see in the model that entrepreneur in this we can see in the model that emotional intelligence is working as a moderator between self-efficacy and entrepreneur competency. Means that entrepreneur competency is going towards self-efficacy, means that self-efficacy is going to be our outcome variable. So in place of outcome variable, we are going to write self-efficacy. Then independent variable would be competency. And our emotional intelligence is going to be the moderator. So we are going to change the model number to 1 so that it can know that moderator is emotional intelligence now, not the mediator. Now when we press OK button, the table that we are going to now get, it is model number 1. Self-efficacy is our dependent variable, competency is the independent variable, and emotional intelligence is going to work as a moderator. This R square value is again showing the same, that how much is the independent variable going to affect on the dependent variable. Now we can see over here the other values are the same, but the intel L means that interaction level. You can see over here that the T value is less than 2, means that emotional intelligence is not going to work as a moderator between the self-efficacy and competency. Means it is not having any of the moderating effects. Neither it is weakening their relationship nor it is strengthening their relationship. The p-value is also very much greater than 0.05, and there lies a 0 between the LLCI and ULCI values. Means that emotional intelligence is not going to play any of the role between self-efficacy and the competencies. With this, it is that there is also another values that are to be discussed over here. Interaction level R square change means that if the self-efficacy is going to act into it, it is only going to bring a change of 0.25%, which is very, very minimal. That is why it is not strengthening or weakening any relationship between them, and its role is not significant between self-efficacy and the competency. Means that for the moderator, the values important are only of interaction level, which is LLCI, ULCI, and R square change. With this, we are going to end up our lecture today, and it is that we have discussed all about the SPSS and we have applied the various tests. I hope so that they would be clear to you. Thank you.